चलो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ जी। नर्वस सिस्टम, पूरा लिखते हैं, नर्वस सिस्टम। ये भी हो गया था, ठीक है जी। लिम्फेटिक कर दिया था हमने। ये मैं डाल ही देता हूँ उस पे ना, पता नहीं ये डलेगा कि नहीं डलेगा। ये यूरिनरी हो गया आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया था ये। हाँ ये लो जी, यहाँ से शुरू करना है। चलो जी, लिख लो जरा ये, नर्वस सिस्टम क्या होता है। सिंपल अपनी भाषा में लिख लो, थिन थ्रेड वेब, जाला, जाल होता है जो पूरे शरीर में फैला होता है। ठीक है जी, पूर्ण विराम लगा के, ये यह सेंसिटिव ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशंस लेकर स्पीडली पूरे शरीर को सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन भेजता है। एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करता है। डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करता है। देखो जनरली ये नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, एक बार थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं अपन। दबा लिया ना, ठीक है। ये सर्दी लगती है, सर्दी के अंदर रोए खड़े होते हैं किसी के, जब ठंडी हवा लगती है एकदम से रोए खड़े होते हैं। ये क्या है, ये नर्व सिस्टम के कारण। ठंडी हवा लगी स्किन पे, ठीक है जी, ठंडी हवा लगने से हुआ क्या, नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन मिली। नर्व सिस्टम को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद क्या है, नर्व सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया, यानी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हाथ से, लेट से हाथ नंगा था, ठीक है, या फिर पैर जो थे वो, पैरों पे कपड़े नहीं थे, ठीक है जी, उस पर ठंडी हवा लगी, ठीक है। ये जनरली बच्चे बीमार हो जाते हैं इन सीजन में, ठीक है, मेरे बच्चों ने तो नंबर लगा दिया बीमार होने का, ठीक है जी। अब होता क्या है, ठंडी हवा शरीर पे लगी, स्किन पे संपर्क में आई, ठीक है जी, नर्व सिस्टम ने काम किया, इंफॉर्मेशन ली, फटाक से दिमाग में पहुंचाई। दिमाग ने आदेश दिया क्या, कि भैया इस ये ठंडी हवा को रोकने का प्रयास करो, ठीक है जी, शरीर के अंदर ज्यादा अंदर ना घुसे। फिर क्या करेगा, नर्व सिस्टम वापस इंफॉर्मेशन यहाँ हाथ में भेजेगा। फिर क्या, ये जो हमारे स्किन है इसके टिश्यूज को संकुचन कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा इनको, कंसंट्रेट करेगा। जब ये टाइट हो जाएंगे तो फिर रोए खड़े हो जाएंगे। रोए खड़े हो जाएंगे तो अब क्या होगा, वो थोड़ा सा रोए खड़े होने के बाद क्या, थोड़ा सा हवा को भी रोकेंगे, और शरीर यहाँ पे जो स्किन है अब कंस्ट्रक्शन होने के बाद वो क्या है, अपने आप को गर्म करने की कोशिश करेगी। ठीक हो गया। सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स में होता है बेसिकली, और पूरे शरीर में ये जाल फैला होता है। ये देखो जरा, स्क्रीन पे देख लेना। डन हो गया। ये आपका ब्रेन रहेगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है जी। स्पाइनल कोड हो जाती है, ये देखो, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके बीच में स्पाइनल कोड है। कोड समझते, कोड, तार, मेन कोड, ठीक है जी।
ये गैंग्लियन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना जी, ये सारा का सारा जो है अच्छे से कर लेंगे। ठीक हो गया। नर्वस सिस्टम का छोटा सा एग्जांपल दिया है किस तरीके से काम होता है। ऐसे ही जब गर्मी ज्यादा होती है तो फिर पसीना आता है, ठीक है जी। सर्दी लगती है तो शरीर संकुचित कर लेता है अपने आप को, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है जी। सिंपल हो गया, डन। ये नर्वस सिस्टम का ही काम होता है सारा का सारा, ठीक है जी। 3 पार्ट्स कर लो भैया नर्वस सिस्टम के। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैं नर्वस सिस्टम को एनएस करके लिख रहा हूं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया जी। चलो पहले का बना लो, जरा हेडिंग बना लो पहले की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। यह वो पार्ट है नर्वस सिस्टम का विच कीप्स कंट्रोल on the whole body and on nervous system, comma itself is called central nervous system। ये पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है। कहां से? which keeps control on the whole body and on nervous system itself is called central nervous system। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 भागों में तोड़ दो, सीएनएस लिख रहा हूं। 2 पार्ट है इसके। पहला पार्ट कर लो इसका ब्रेन, दूसरा पार्ट कर लो इसका स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड करके लिखते हैं, ठीक है ना, तो सीओडी मत करना, कोड कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। ब्रेन के 3 हिस्से कर लो आगे, फोर ब्रेन, बी लिख रहा हूं ब्रेन की जगह, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है जी। ब्रेन का वेट लिख लो साइड में, 1350 ग्राम। ठीक है जी, डन हो गया। चलो ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन की बात कर लेते हैं समझने के लिए। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? फोर हेड। ये आपका फोर ब्रेन, ध्यान रखना, ये खोपड़ी के अंदर ब्रेन है, ये तो अपना माथा है। ठीक हो गया। इसके अंदर इधर लगा रहे हैं ये ब्रेन, डन। देखो ब्रेन का स्पेसिफिक है क्या कोई? ये रहा देखो, ये वाले इधर सामने वाले को क्या कह रहे हैं? फोर ब्रेन। ये मिड ब्रेन इधर बीच में, और हिंड ब्रेन ये। ठीक हो गया। ये स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है, ये हिंड ब्रेन है। डन हो गया। आओ जरा ये वापस करो ऊपर। अब ये जो आपका फोर हेड है, ठीक है जी, फोर हेड को नीचे और इसके 3 टुकड़े कर लो। यहीं पे कर दे रहा हूं देखो इधर,
सेरेब्रम, CEREBRUM, सेरेब्रम। दूसरा थैलेमस, THALAMUS, थैलेमस। चौथा हाइपोथैलेमस, HYPOTHALAMUS। मिड ब्रेन इज अ मिड ब्रेन, ठीक है जी। और हिंड ब्रेन के भी 3 टुकड़े कर लो। सेरेबेलम, CEREBELLUM, फर्क है स्पेलिंग में, ठीक है ना। दूसरा पोस, एन साइलेंट है, पोन्स या पोस, पोस बोलो उसको। तीसरा मेड्यूला। ठीक हो गया। अगेन इसकी डेफिनेशन में ये क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें जाने की बजाय हम बस इनके फंक्शंस कर देंगे, अपने को समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक हो गया, डन। हेडिंग बना लो फोर ब्रेन की और पहले की सेरेब्रम की हेडिंग बना लो, ठीक है। और सबसे ऊपर इनकी हेडिंग बना लो फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, और नीचे सेरेब्रम लिख लो। सेरेब्रम फोर ब्रेन में है, हिंड ब्रेन में सेरेबेलम है। ठीक हो गया। सेरेब्रम का फंक्शन लिख लो। लिखो सबसे पहले तो एक पॉइंट बनाओ इसके अंदर, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना। जब असल में जब हम दिमाग लगाते हैं किसी भी चीज पे तो सबसे पहले यहां प्रोसेस आता है, तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड यही पार्ट है। दिमाग बेसिकली किस लिए डेवलप हुआ है? मस्तिष्क तो जानवरों का भी होता, पता होगा ना। चलो लिखो, इट इज द सेंटर ऑफ विजडम। कॉमा डाल के लिखते रहना, अगर 1 2 3 करना है तो ऊपर नीचे लिखना। विजडम, मेमोरी, इट इज द सेंटर ऑफ विजडम। हमारे दिमाग में जो विजडम के जो विचार आते हैं, ठीक है ना, ये मेमोरी जो है हमारी, ये कहां, ये इसमें आपके सेरेब्रम में। मेमोरी कोमा विल पावर कोमा मूवमेंट्स कोमा नॉलेज, थिंकिंग, ये आप सेरेब्रम के कारण ही कर पाते हो। ठीक हो गया। नॉर्मल नॉर्मल मेन काम, नॉर्मल नॉर्मल सारे के सारे मेन काम सेरेब्रम कर रहा है। ठीक है जी। दूसरे पे लिख लो थैलेमस, स्पेलिंग देख लो पीछे, और नहीं तो फिर ऊपर लिखा हुआ सामने। थैलेमस से फीलिंग्स आती हैं, लिखो सेंटर ऑफ फीलिंग्स। हाँ जी बताओ कौन कौन सी फीलिंग होती है? इमोशन को अलग कर लेना, हाँ इसी वजह से इमोशंस को अलग करना। यस लिखो, पेन, कोल्ड, हीट। ठीक है ना, ये फीलिंग है। ठीक हो गया जी। तीसरा पार्ट लिखो हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। इसमें एक पॉइंट लिखो, लिखो इट इट इज अ कंट्रोल हार्मोन। लिखो जरा, कंट्रोल हार्मोनल सिक्रीशन। सिक्रीशन, SECRETION, सिक्रीशन का मतलब होता है रिसाव, स्त्राव ऑफ एंडोसरीन ग्लैंड। देख लो जरा स्क्रीन पे, एंडोसराइन, ये आर है और ये आई है। ठीक है जी, एंडोसराइन ग्लैंड्स।
इसके अंदर से जो रिसाव स्त्राव होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस इज द सेंटर ऑफ हंगर, कॉमा थ्रस्ट, थर्स्ट थर्स्ट प्यास की बात कर रहा हूं, कभी थ्रस्ट, ठीक है जी, कॉमा टेम्परेचर कंट्रोल, हाँ जी, कॉमा सबका प्यारा लव, कॉमा हेट एसेट्रा। ठीक हो गया जी, ये तो इमोशंस वाला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द कंट्रोल सेंटर फॉर ब्लड प्रेशर, कॉमा मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, कॉमा स्वेट, कॉमा एंगर, कॉमा जॉय। ठीक है जी, यानी जो आपका बेसिकली फोर ब्रेन है वो नॉर्मल नॉर्मल जो फिजिकली आपको दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं बहुत जोर से, वो सारे के सारे काम आपका फोर ब्रेन करता है। ठीक हो गया जी, फीलिंग आ गई, इमोशंस आ गए, ठीक है जी, और ये बेसिकली इमोशन से जुड़े हुए, इमोशन ये ब्लड प्रेशर इमोशन के साथ ही जुड़ा होता, पता होगा ना। डन, सिंपल, ये दिल टूट जाते हैं मर जाते हैं लोग, ठीक हो गया, ये फोर हेड के कारण हो रहा है, सिंपल। चलो जी, डन। और कौन सा है, फीलिंग फालिंग के काम करता है, ठीक है जी। आओ जरा नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, मिड ब्रेन। लिखो, कंट्रोल सेंटर ऑफ विजन एंड हियरिंग, आंख और कान संभालता है मिड ब्रेन। ठीक है जी, नेक्स्ट ब्रेन लिखो, हिंड ब्रेन। ठीक है जी, ये स्पाइनल कोड के ठीक ऊपर होता है, ठीक रहेगा। चलो जी, इसमें पहला पॉइंट बना लो, सेरेबेलम, स्पेलिंग लिखी हुई सामने देख लेना, ये इधर वाली, SEREBELLU। लिखो, कंट्रोल सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर बॉडी। ध्यान रखो हम उसे, क्योंकि देखो टॉपिक कौन सा था, टॉपिक नर्वस सिस्टम का था। डन हो गया, सही। यही जो हिंड ब्रेन है आपका, ये सबसे मेन चीज है, अगर हिंड ब्रेन पढ़ता है कोई तो उसको नर्वस सिस्टम की ही पढ़ाई बोलते हैं। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर बॉडी मूवमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, POSTURE। पोस्चर क्या होता है, शारीरिक संरचना। जैसे मैं बैठा हूं, ये ठीक पोस्चर नहीं है, ये ठीक पोस्चर है, ठीक है ना, तो पोस्चर समझ आना। चलो नेक्स्ट, नंबर 2, पोज, PONS। लिख लो, यह ब्रेन, यह ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच पुल का काम करता है। नंबर 3, मेडुला, MEDULA, मेडुला, MEDULLA भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। इट कनेक्ट्स एंड कम्युनिकेट्स,
द ब्रेन विद स्पाइनल कोड। ठीक है जी, इसका मेन काम स्पाइनल कोड और दिमाग के बीच जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, इट कंट्रोल्स द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, जैसे कि हार्ट एक्शन, कोमा रेस्पिरेशन, कोमा कफिंग, कोमा स्नीजिंग एसेट्रा। चलो एक बार खोपड़ी की बात कर लें, स्कल की। ये क्रेनियम की बनी हुई है, CRANIUM। और हमारा जो दिमाग होता है वो कवर्ड रहता है किनसे, मेम्ब्रेन से। और इन मेम्ब्रेन्स को, जिससे हमारा दिमाग कवर रहता है, ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं, उसका उसका उसको बोलते हैं हम मीनिंग्स। वही स्पेलिंग मीनिंग्स की। मैं अंग्रेजी की समस्या भाई इनके पास नहीं है, वोकैबलरी क्या बताएं। ठीक है जी, दूसरे प्रकार का नर्वस सिस्टम, एक तो सेंट्रल था और दूसरा कौन सा था, पेरिफेरल। लिखो, हेडिंग बना लो, पेरिफेरल, PERIPHERAL, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सेंसरी जो फील्ड है वो संभालता है। इट कंट्रोल्स सेंसेशंस, कोमा मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स। मोटर, हाँ जी, देखो ये मोटर है, ये देखो जितने भी जोड़ हैं इसको मेडिकल जबान में मोटर्स बोलते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि मोटर एक्शन कम है, मोटर में एक्टिविटी कम है, घुमाओ घुमाओ, मोटर घुमाओ, मोटर घुमा घुमा के देखो। ये सारी सारी जो एरिया घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वहां पे मोटर लगी। ठीक है ना, वो वाली मोटर को समझ आना, भूम भूम वो वाली नहीं। ठीक है जी, बस इतना। नंबर 3 कौन सा रह गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नंबर 3 बना लो हेडिंग, ऑटोनोमिक, AUTONOMIC, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो टुकड़े कर लो, ANS कर रहा हूं। पहला टुकड़ा सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस लिख लो जरा। ठीक है जी, देखो जरा, इधर देखना सामने जरा, लेट्स से देखो मैं ये हाथ मूव कर रहा हूं,
अगर मैं आपसे थोड़ा सा, इतना तो देखो थोड़ी थोड़ी तो नॉलेज हो चुकी है अपने को, है ना, शरीर के अंदर क्या कुछ होता है। ठीक है जी। ये मेरी इस मूवमेंट में कौन कौन सी चीजें काम कर रही हैं? नंबर वन, एक तो ये मोटर काम कर रही है, और ब्रेन काम कर रहा है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, और मसल्स काम कर रही हैं, और ब्लड काम कर रहा है। ठीक है ना, सिंपल। लेट से, जैसे हाथ लटका के नीचे जितना फ्लो हो रहा है ब्लड का, ठीक है जी, और मैं अगर ऊपर हाथ कर लूंगा तो इतना ही फ्लो रहेगा ब्लड का, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक हो गया। एक वो बॉक्सर होता है, ठीक है, उसके हाथ देखें, ये ऐसा उसकी नस निकली हुई होती है, ठीक है जी। देन जो हाथों का ज्यादा एक्टिविटी करता है उसकी नसें ज्यादा निकली होती है। ये सारा का सारा काम संभालेगा कौन करता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है जी। याद करने के लिए, जो भी मेन नर्वस सिस्टम की मूवमेंट होती है उसके साथ सिंपैथी रखता है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है जी। 1 2 3 करके लिखते हुए चले जाना, ठीक है जी, काफी सारे काम होते हैं इनके। लिखो जी, नंबर 1, इट नैरोज ब्लड वेसल्स इन स्किन। है ना, जब मैं हाथ ये मोड़ूंगा तो ब्लड वेसल सिकुड़ेंगी, कहीं की ब्लड वेसल सिकुड़ेगी, कहीं की ब्लड वेसल चौड़ी हो जाएगी, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। नंबर 2, हेयर गेट्स इरेक्टेड, या फिर सीधा अगर हिंदी में लिखना चाह रहे हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होना, बाल खड़े होना। बताओ, देखो मेरे को तो आइडिया है नहीं, कई साल पहले हुआ होगा, बाल खड़े होते हैं क्या? बताओ जरा, मैं सीरियसली पूछना चाह रहा हूँ, मजाक वाली बात नहीं। क्या ऐसा है कि भाई बाल नहीं होता? क्योंकि देखो कंट्रैक्शन ऑफ स्किन तो यहाँ भी होगा, मतलब ये बिल्कुल ये यूं नहीं हो जाएगा, मतलब महसूस होगा कि भाई हाँ थोड़ा हवा ज्यादा बह रही है अंदर। चलो कोई बात नहीं। लिखो नंबर 3, रिड्यूसिस द सिक्रीशन। सिक्रीशन की स्पेलिंग देख लेना, SECRETION, सिक्रीशन, स्त्राव। स्त्राव को बोलते हैं रिसाव, रिसना। सिक्रीशन ऑफ सेल्वेरी ग्लैंड्स, SALIVARY। ये वी है, सेलिवेरी ग्लैंड्स। नंबर 4, हार्ट बीट बढ़ाता है। नंबर 5, पसीना ग्रंथियों को बढ़ाता है, फैलाता है। नंबर 6, आंखों की पुतलियों को फैलाता है ना, जब आदमी को डर लगे तो आंख की पुतली फैल जाती है उसकी। नंबर 7, रिलैक्स द मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, डर के मारे कई बार सुसु भी निकल जाता है। नंबर 8, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है, को बढ़ाता है। नंबर 9, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। नंबर 10, शुगर लेवल को, ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाता है। नंबर 11, ब्लड में आरबीसी के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है जी। और इट हेल्प्स इन क्लोटिंग ब्लड्स, क्लोटिंग ब्लड।
ये मुहावरा भी सुना होगा, खून जमना। बताओ हिंदी में खून जमने को क्या कहते हैं? डरना, अचानक से डर जाना, है ना, खून सा जमा दिया, भयाक्रांत होना। ठीक है जी, नेक्स्ट करो। नंबर 13, कलेक्टिवली इम्पैक्ट, दैट इज, अगर ये सारी चीजों को, ये देखो ये लिखी आपने, एक से लेकर जो 12 तक आपने चीजें लिखी, अगर मैं इनको सभी को जोड़ दूं तो ये क्या है? दैट इज फियर, पेन, एंगर, है ना? ठीक है ना? ये बेसिकली कौन से ब्रेन का काम है? फोर हेड का, सॉरी फोर ब्रेन का काम है। कौन सा? सेरेब्रम, और कौन कौन से थे? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बताओ किसका काम है? थैलेमस का काम है ये, फीलिंग का, पेन, है ना, हीट, और हाइपोथैलेमस का भी है, उधर एंगर भी है। ठीक है ना, उसको सिंपैथाइज कर रहा है ये नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया जी? नंबर 14 लिखो। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इंटेस्टाइन को सिकोड़ता और फैलाता है ना, डर के मारे, है ना, कई जगह देखते हैं हम रिएक्शन ही। ठीक हो गया? सही। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस लिख लो। नंबर 1, नसों को चौड़ा करता है। ठीक है जी, जब जरूरत पड़ती है, एक ऐसा समय होता है, मैं यूं नहीं कर रहा कि हर एक की लाइफ में दिन का ऐसा कोई समय होता है, ठीक है, बट कई बार ऐसा समय आता है कि नसों का चौड़ा होना जरूरी हो जाता है शरीर के अंदर। कब? जब खून के फ्लो की ज्यादा जरूरत होती है किसी एरिया में। ठीक है, जो रनिंग करते हैं, ठीक है जी, या स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या वर्जिश वगैरह करते हैं, पहलवानी, जो कुछ भी, दम लगावा, जोर लगावा, जो भी करें, जोर खेले हैं, ठीक है, तो क्या है, अचानक से ब्लड फ्लो की ज्यादा जरूरत हो जाती है। अब ब्लड फ्लो ज्यादा करने के लिए नसें चौड़ी करनी पड़ेंगी, वही कंट्रैक्शन का ही काम है, नर्वस सिस्टम का ही काम है। ठीक है जी। नंबर 2, स्लाइवा के स्त्राव को बढ़ाता है ना, खाने की कोई मन पसंदीदा चीज सोच के ही, मेरे साथ तो बहुत होता है है ना? चलो, पुतली को सिकोड़ता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, PUPIL। वो स्ट्रेच करता कर रहा था, ठीक है ना, सिंपैथेटिक। चलो जी, नंबर 4, यूरिनरी ब्लैडर की दूसरी मसल्स को खींचता है, स्ट्रेच करता है। नंबर 5, इंटेस्टाइन की वॉल्स को खींचता है। लास्ट करो इसका, रेस्ट एंड जॉय कंट्रोल करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये बेसिकली रिस्पॉन्ड करने के लिए भी काम आती है स्पाइनल, जो उसके क्या कर रहा हूँ, नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, लेट से आपको घर पे जाके कोई बोल दे कि भाई आज कोई काम नहीं है, ठीक है जी, और आप भी बड़े थके हो, तो फिर रिस्पॉन्ड क्या करोगे? रेस्ट करोगे। ठीक हो गया ना? टीवी पे कुछ देख रहे हो तो रिस्पॉन्ड क्या है? जॉय है, एंगर है। डन हो गया? चलो।
सही, चलो आगे आ जाओ जरा। आ जाओ भाई, जरा ये देख लो अब। ये फ्रूट्स और उनके एडिबल पार्ट हमने कर लिए थे एक बार क्लास में, ठीक है जी। पॉसिबल ब्लड ग्रुप भी हमने कर लिया चाइल्ड का, ठीक है जी, उस दिन सिर्फ करण करना आया हुआ था। ठीक हो गया जी। चलो जी, अब स्पेसिफिक एरिया, ठीक है ना। ये बाकी बचे हुए सारे के सारे ये टेबल्स वगैरह आज मैं निपटवा देता हूँ, ठीक है जी। कल का होमवर्क और कम हो जाएगा, कल का होमवर्क कह रहा हूँ, कल का काम जो और कम हो जाएगा, ठीक है जी। अगर सही से निपट जाता है अपना, ठीक है जी, तो स्केल्टन आज ही छिड़वा दूंगा। स्केल्टन खत्म कर लेंगे, ठीक है। स्केल्टन खत्म करने के बाद फिर एक टॉपिक रह जाएगा आपका डिजीज का, वो भी जनरल वाला, क्योंकि इसके अंदर डिजीज का भी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखो टेबल वो है, इनमें से एक आधा फंसेगा ही। अभी 3 टेबल और है जो मैंने डाल लिया, ठीक है जी। कौन कौन सी रह गई हैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। और कल क्या टॉपिक है या फिर आज क्या क्या टॉपिक निपटा रहे हैं वो भी, बट पहले एक बार ये निपटा, ठीक है। चलो आओ। मेडिकल लाइन में जो हमारी हड्डियां होती हैं, ठीक है जी, स्पेसिफिक जगह की हड्डियों का स्पेसिफिक नाम होता है, ठीक है ना। और वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि कान की हड्डियां, ठीक है। कान में हड्डियां, ये क्या है? हिंदी में देखो, मेरे को आज तक याद है 5वीं में, इसमें नहीं लिखा हो, उपास्थि बोलते हैं। अस्थियां क्या होती है? राख नहीं होती, अस्थियां मतलब हड्डियां राख नहीं होती वो तो, ठीक है ना। ये उपास्थि है, देखो ये मुड़ सकती है, ठीक है। और कान के अंदर पर्दे के पीछे भी एक हड्डी होती है जो दिशा कंट्रोल करती है। उसके पीछे फ्लूइड फ्लूइड होता है, आपको पता लगता है भाई किस तरफ मुंह था, किस तरफ करना, अब किस तरफ हो गया, घूम गया मैं तो, उसकी वजह से पता चलता है, ठीक है जी। आओ जरा, ईयर बोन्स, अरे यार अब ये कैसे हटेगा ये? किसमें उपास्थियां होती है ना, जब आप सवाल पढ़ोगे जब देखोगे, ठीक है ना। हड्डियों, हमको तो, हम तो हिंदी में, हमने तो आज तक, मुझे तो आज तक याद है 5वीं क्लास में तो हमारा वो बनवाते थे, स्केल्टन बनवाते थे पूरा का पूरा। और 5वीं क्लास के अंदर जो है वो कान का पूरा डायग्राम था। कहोगे तो बना सकता हूं मैं, ठीक है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, विजुलाइज कर लेंगे इसको। ईयर बोन्स, कान की हड्डियां, क्या? मेलिस, इंसस, स्टेप्स, दो दो होती हैं ये, ठीक है ना। ये देखो जरा, ये कान के पीछे इस तरीके से होती हैं, ये ऐसे गुथी हुई हड्डियां ऐसी होती हैं, यूं करके यूं, ये इस तरीके से होती हैं हड्डियां। ये इधर से एक हड्डी का यूं बना दिया, ये ऐसे हड्डी होती है आपस में ना, ऐसे गुथी होती है, गांठ की तरह होती है। आंसर है ये, है क्या? ये है। ये देखो अंदर की तरफ, ये दिख रहा है। तो मार के वो वाला वज्र की तरह हड्डी नहीं, ये उपास्थियां हैं, बड़ी नाजुक नाजुक सी उपास्थियां हैं। देखो यही नाम थे इनके, कर दो लाइट, आ गया। ये लो जी, मेलस, इंसस और स्टेप्स। ये देखो ये क्या, कितनी प्यारी प्यारी सी हड्डी है, ठीक है जी। ये देखो जुड़ी हुई है, ये पता है क्या है? ये कान का पर्दा है, ईयर ड्रम है ये, ठीक हो गया। इसके साथ जुड़ी हड्डी कौन सी है? मेलस, ठीक है जी। और इसके साथ, इस हड्डी के साथ जुड़ी हुई दूसरी हड्डी कौन सी है? इंसस, ठीक है जी। और स्टेप्स, ये जोड़ को कह रहे हैं स्टेप्स, ठीक हो गया। ये देखो ये पीछे की भी हड्डियां हैं, सोयला, इनर ईयर, ये देख लेना इस हिसाब से। डन हो गए, चलो आगे आ जाओ। आ गया।
कहाँ गया हमने, ये क्या, हाँ चलो। पाम, क्या होता है पाम, हथेली। ध्यान रखो ये दो दो होती हैं, ठीक हो गया। ईयर में जितनी भी हैं ये दो दो हैं, मेलस, इंसस, स्टेप्स, ठीक हो गया। पाम, मेटा, कार्पल्स, 10, ये देखो हमारा हथेली में, ठीक है, 10 हड्डियां हैं। और ध्यान रखना एक हड्डी के साथ दो हड्डी और जुड़ी होती हैं, मेन हड्डी फिर साइड में दो हड्डियां और जुड़ी, जो मूवमेंट में आसानी करती हैं, ठीक है जी। चलो थाई, एवरीबॉडी नोस थाई, क्या, फेमोर, दो, नी, पेटेला, क्या, दो, सोल, मेटा, टर्सल, 10, अपर आर्म, अपर आर्म कौन सी होती है, ये वाली, ठीक होगा जी, कंधे से जुड़ी है। ह्यूमरस, दो, फोर आर्म, ये, ठीक है जी। रेडियो उल्ना, ये पूछते हैं, बहुत जिक्र आता है इसका, पूछ लेंगे भाई जनरली फोर आर्म में जो हड्डी टूटती है उस हड्डी को क्या कहते हैं जिसके अंदर फ्रैक्चर आता है, क्या, रेडियो उल्ना। रिस्ट, ये वाली हड्डी आपकी, ये दिख रही है चौंच वाली, कार्पल्स, फिंगर्स, फेलेंजेस, ठीक है जी, ये पूछ लेते हैं। हिंड लिम्ब, टीबिया, फिबुला, एंकल, टार्सल, देखो एक इधर भी था, सोल, पैर, पैरों वाला सोल है ये, इधर भी टार्सल है, ठीक है ना, घुमावदार जो हड्डी होती है, ठीक है, जैसे एंकल के अंदर हमारी घुमावदार हड्डियां होती हैं ऐसे से, ठीक है जी। इधर फिर नीचे अपना उसमें भी होता है। कान की हड्डी याद रखना भैया, ठीक है जी, ये अपना थाई, अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, फिंगर्स और एंकल, इसको याद रखना, ठीक होगा, डन। मेरे हिसाब से कितनी होती हैं ये नहीं पूछना चाहिए इनको, इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है जी। अपन तो थोड़ा सा डीप में ही कर रहे हैं वैसे, ठीक है ना, अपने जो जीके वाले मास्टर जी थे वो तो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से जाने लगे थे, ठीक है ना, लेकिन अपन थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लग जाएगा। चलो जी आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन टेबल में से, हर टेबल में से एक 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 सवाल आप मान के चलो, ठीक है जी। क्या हो गया इसको, आओ जी, बचपन से आ रहे हैं भाई। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से कौन सा होता है, ठीक है जी। चलो जी, विटामिन ए, ये देखो क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डिजीज कोज ड्यू टू द सेम, ठीक है जी। विटामिन बता रहे हैं आपको, ठीक है जी, इसका केमिकल नाम है, ठीक है जी। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है और सोर्स क्या है, यानी क्या क्या खाना चाहिए, यानी विटामिन ए आपको किस किस चीज में से मिलेगा, ठीक है जी। अभी तक तो सीधा सिंपल पूछ लेते हैं कौन सी डिजीज होती है इससे, ठीक है, याद कर लेंगे यहीं पे, ठीक है। जैसे कि सीधी सिंपल सी बात, टार्सल की अगर बात करूं तो मेन हड्डियों में है ये, ठीक है ना। टार्सल को टकनों से याद कर लो, ठीक है जी। एक तो पैर का नीचे वाला टकना और एक गोड्डे का, थाई का वो वाला टकना, टार्सल याद हो जाएगा, ठीक है ना। ईयर, ईयर में ध्यान रखना, ईयर का जो ड्रम है उसको पीटने के लिए 3 स्टिक्स हैं, मेलस, इंसस और स्टेप्स, ठीक हो गया। रिस्ट वाली हड्डी, ठीक है जी, फोर आर्म और ये याद कर लेना, हो जाएंगी बिल्कुल ये याद, ना याद हो तो मुझे बता देना, ठीक है जी। ये अक्टूबर के अंदर आप अपना रिवीजन शुरू कर देंगे, जो जो चीज याद नहीं होंगी, ठीक है जी, बताना, यहीं पे पोस्टमार्टम करेंगे उसका। चलो जी, विटामिन ए, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस। ए से अंधा, रंगों का अंधा या फिर रात का अंधा, ठीक है जी। B1, ठीक है ना, ये देख लेना, ये आपने नाम पढ़ने ना, वरना मेरे हिसाब से इसमें से नाम, इसमें से नहीं आएगा, इनका केमिकल नेम नहीं आएगा, थाइमीन, ठीक है ना। बी से बेरी, बेरी, ठीक है ना। अच्छा हाँ, इसके एक सोर्स तो कर लो, विटामिन ए किससे मिलता है, दूध, अंडा, चीज, हरी सब्जियां, ठीक है जी, कोड लीवर, ठीक है जी, लीवर ऑयल, सिंपल। चलो जी, और गाजर, लीवर ऑयल, सिंपल लीवर ऑयल, ये बेसिकली मछलियों के लीवर का ऑयल होता है। थिमाइन, बेरी बेरी, ये है ग्राउंडनट, मूंगफली,
रेपसीड, ये अदरवाइज भी आ चुका है रेपसीड आपका, किसमें, कमर्शियल फसल एग्रीकल्चर, जाना किसी को उसमें लिखवा था रेपसीड, आ चुका है, पहले कर चुके हैं। ड्राइड चिली, हाँ जी, हाँ हाँ मैंने भी करवाया। पल्सिस दालें, ठीक है जी, कलेजा खाने वाली कलेजी, ठीक है जी, अंडे, वेजिटेबल्स एसेट्रा। B2 की कमी से, इसका केमिकल नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है जी, क्या, क्रैकिंग ऑफ स्किन, रेडिश आई आंख लाल हो जाती है, एंड क्रैकिंग ऑफ द टंग जीभ फट जाती है, ठीक है जी। आपने देखा होगा B2 की ये भी बताते हैं, एक क्रैक हील करके आती है, ये क्रैक हील क्रीम आती है, एड़ियां फटना आ रही है वो बताते हैं, B2 क्रैक क्रीम, पूरा नाम उसका पढ़ोगे तो। B3 छोड़ दो इसको, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर एंड मेंटल रिटार्डनेस, बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक है जी, और मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है, ठीक है जी, बड़ा खतरनाक है इसका मतलब। क्या क्या खाना चाहिए भैया, मीट, मिल्क, नट, टोमेटो, शुगर केन एक्सेट्रा, ठीक है जी। B5 प्लेग्रा और 4D सिंड्रोम, ठीक है जी, आई डोंट नो क्या होता है, ठीक है जी, लेकिन नहीं वो अलग, ये प्लेग्रा बेसिकली ये हैजा हुजा टाइप का कुछ रहता है। मीट, आलू, टमाटो, नट्स, ये पत्तेदार हरी सब्जियां एसेट्रा, ठीक है जी। B6 पायरोडोक्साइन, ठीक है जी, ये इसके इससे इससे होता है एनीमिया एंड स्किन डिजीज। देखो जी, ए बहुत इंपॉर्टेंट है, B1 B2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, B3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी 5 को छोड़ दो, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, एनीमिया एंड स्किन डिजीज, एनीमिया भी पढ़ा था कल परसों। फ्रेश ब्लड ना बनना, एनीमिया, ठीक है जी, और स्किन डिजीज, और जो त्वचा के जो रोग होते हैं वो, B6 से, लिवर, मीट, ग्रेन्स एक्सेट्रा। B7 बायोटीन, पैरालिसिस, बॉडी पेन और हेयर फॉल, ठीक है जी। ये देखा होगा ना, ये कैप्सूल आती है खाने के लिए, इसके अंदर B7 रहता है, B5 होता है इसके अंदर, B12 होता है इसके अंदर, विटामिन ई होता है इसके अंदर। चलो जी, ये इंपॉर्टेंट है B7, याद करें ना, B7 थोड़ा मार के 7 वाला पैरालिस कर दिया, ठीक है जी। चलो जी B11 फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, एनीमिया और डायसेंट्री। दाल खाओ भैया, कलेजी खाओ मार मार के पशुओं की, ठीक है जी, और अंडे खाओ, ठीक हो गया। फोलिक एसिड जब शादी हो जाएगी, या फिर जैसे करण की शादी हो गई है, कल को जब ये डिलीवरी वगैरह का प्रोग्राम चलेगा तो एक दवाई शुरू करवा देंगे, दूसरे तीसरे महीने से शुरू करवा देंगे, जैसे पता चलेगा कि भाई कंसीव कर लिया है लेडी ने, ठीक है ना, क्या, फोलिक एसिड की टैबलेट्स वगैरह देंगे उसको, ठीक है जी। फोलिक एसिड का क्या काम है, जो पेट के अंदर जो बच्चा है उस तक ब्लड फ्लो चलता रहे, क्योंकि हो सकता है माँ को कोई प्रॉब्लम हो, उसमें खून की कमी हो, बच्चे तक खून की कमी ना जाए, तो फोलिक एसिड वगैरह देने लगता है। ये क्या है, फोलिक एसिड क्या होता है असल में, B11 होता है प्योर। B12 इंपॉर्टेंट है, एनीमिया, ज्वाइंटिस, क्या होता है, पीलिया, ठीक है जी, और टिरोइल ग्लूटेमिक, आई डोंट नो पता नहीं क्या होता है, मांस, दूध एसेट्रा। सिंपल फोलिक एसिड, ठीक है जी, एनीमिया और डायरिया, दस्त, ठीक है जी। दाल खाओ, कलेजा, सब्जियां, अंडे एसेट्रा। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स और ब्लीडिंग गम्स, ठीक है जी, जिसके मसल्डों में से खून आने लगता है, ठीक है जी, उसको विटामिन सी की कैप्सूल चबाने के लिए देते हैं, ठीक है जी। और अगर ज्यादा है, उसको पायरिया वगैरह की ज्यादा की प्रॉब्लम है, तो उसको एक सॉल्यूशन लगाने के लिए दिया जाता है, वो काले कलर का सॉल्यूशन होता है, अच्छा उसका फ्लेवर होता है, कोका कोला जैसे होते हैं, कोका कोला जैसे उसका उसका उसको बिल्कुल क्रीम फ्लेवर में लिया उसको, और उसके अंदर क्या है, वो खट्टा होता है, वो लगाओ ऐसे करके, जम्स को वो ऐसे कर देता है ना। कोका कोला का भी होता है, आप कोका कोला को मुंह में डालोगे तो वो जम्स को थोड़ा सा टाइटन कर देता है, देखा हुआ आपने। चलो, विटामिन डी, रिकेट्स है, सॉरी
रिक्वेस्ट हो गया। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, रिकेट पैर टेढ़े हो जाते हैं। ओस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट्स, और बड़ों में उनके पैर टेढ़े होने को बोलते हैं ओस्टोमेलेसिया। ठीक है जी, रिकेट है, ध्यान रखना भाई। मछली के लीवर का तेल पियो, दूध पियो, अंडे खाओ। ठीक है जी। विटामिन ई, लेस फर्टिलिटी। ठीक है जी। पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, स्प्राउटेड व्हीट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, उगा हुआ अनाज हो गया बेसिकली, वेजिटेबल ऑयल एसेट्रा। विटामिन के, नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, टमाटर, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल एसेट्रा। देखो जी, इसके अंदर विटामिन के इंपॉर्टेंट है, ई डी सी इंपॉर्टेंट है। 12, 11, 7, 6, 3, 2, B1 और ए। जनरली मैं आपको बताऊं, जनरली मिस्टर क्या बोल रहे हैं, ये बी पूछेंगे, वेरी वेरी पूछते होते हैं। ठीक है जी। अंदर तो बहुत बाद में जाते हैं, B12 क्या है, B5 क्या है, B6 क्या है। ठीक है ना, अगर छोड़ना है तो B5 छोड़ देना बस। डन। चलो जी आगे आ जाओ। चलो जी, इंपॉर्टेंट मिनरल्स कर लेते हैं और उनके फंक्शंस कर लेते हैं। चलो जी, ये शरीर के हिसाब से कर रहे हैं हम फंक्शंस उसके। ठीक है जी। सोडियम, एस सोडियम क्लोराइड, 2 से 5 ग्राम। ठीक है जी। मेन सोर्स मतलब कहां से मिलता है अपने को, सोडियम जब आ ही गया तो क्या है, सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, मछली, मीट, एग्स, मिल्क एक्सेट्रा। ये ध्यान रखना, ये कोमा लगा हुआ है तो और है ये, कभी ये मतलब घर पे जाके सोचने लग जाओगे हम तो लीवर तो खाते को ना, मार तो सारी प्रॉब्लम है। ठीक है। देखो जहां पर ये मीट आ जाएगा वहां पे मिल्क जरूर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो मिल्क, ये पूछ सकते हैं, सोर्स पूछ सकते हैं, तो मिल्क हर जगह लगा सकते हो, बट विटामिन सी में मत लगाना। विटामिन सी में नहीं होगी, विटामिन सी में अगर मिल्क डाल दिया तो फिर वो पनीर बना देगा। हाँ, खट्टी चीजों के लिए। इसके फंक्शन क्या है देखो जी। इट नॉर्मली फाउंड इन द एक्सटर्नल फ्लूइड ऑफ सेल्स एंड इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या, कंट्रैक्शन, खिंचाव ऑफ मसल्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस इन द नर्व फाइबर। ठीक है ना, एक दूसरे में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए खिंचाव तो करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो जी, कंट्रोल करेगा ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली बैलेंस करने का काम करता है सोडियम। इलेक्ट्रॉल खाया कभी, पिया है, पिया होगा। ठीक है, उसमें नमक रहता है। ठीक हो गया। चलो आओ जी, पोटेशियम कितना, 1 ग्राम खा लो। ठीक है जी। अप्रोक्सीमेटली ऑल एडिबल्स में पोटेशियम आपको मिलता है। इट नॉर्मली फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन इन सेल। ठीक है जी। मस्कुलर कंट्रैक्शन, नर्व कंडक्शन के अंदर काम आता है। मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी, उसमें काम आता है। ठीक है जी। केले के अंदर बहुत बढ़िया पोटेशियम मिलता है। ठीक है जी। आओ, कैल्शियम बहुत जरूरी है भैया, कैल्शियम अप्रोक्सीमेटली 1.2 ग्राम डेली अगर आप इसका खाओ तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। किससे, मिल्क, चीज, एग्स, ग्रेन्स, ग्राम्स, फिश एसेट्रा। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द बोन, दांतों को, with vitamins that play an important role in blood formation related to the muscular contraction, help in the clotting of blood. Yes, अगर हड्डियां नहीं होंगी तो ध्यान रखना ब्लड भी नहीं होगा, क्योंकि चाहे हमने आरबीसी करी, चाहे हमने डब्ल्यूबीसी करी, चाहे हमने और कौन सा था, प्लाज्मा किया हमने। ठीक है ना, और भी था क्या कुछ, प्लेटलेट्स करी थी हमने। ठीक है, ये सारी की सारी कहां बनती है, ये अस्थि मज्जा में, हड्डी के बीच में जो रहता है, ठीक है, उसमें बनती है। डन। इस कारण से ब्लड का जिक्र आ गया। फास्फोरस 1.2 ग्राम कहां से मिलता है, अगेन मिल्क, चीज, बाजरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एसेट्रा। टू दिस प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बोन्स एंड टीथ इन कोऑर्डिनेशन विद द कैल्शियम। अब कैल्शियम को अपना काम करने के लिए क्या, फास्फोरस भी चाहिए।
फास्फोरस की बड़ी बड़ी अजीब सी क्वालिटी होती है, फास्फोरस चमकता है, ठीक है। तो पुराने समय ये बेसिकली क्या होता था, जब कब्रिस्तान में या फिर शमशान वगैरह में जाते होते थे तो रात को ना हड्डियां किसी की चमकती हुई दिखाई देती थी, कुछ एक हड्डियां चमकती हुई दिखाई देती थी, होता क्या था जल भून के फास्फोरस इकट्ठा हो जाता था, ठीक है जी। तो वो थोड़ा सा लाइट में दिखाई देता था, लोग डरते थे। आयरन सभी को पता है भैया, 25 मिलीग्राम लड़का खाए डेली, ठीक है जी, और 35 मिलीग्राम गर्ल खाए। आओ जी, पता चल गया ना क्यों लड़कियों में कम होता है। एल्बुमेन ऑफ एग, एल्बुमेन वो पीला अंडे का। ब्रेड, बाजरा, बनाना, स्पिनच, एप्पल एसेट्रा। आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। यस, आयोडीन सबको पता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर मेनली मेनली देखो क्या पूछते हैं, सोडियम पूछते हैं भैया, कैल्शियम पूछते हैं, फास्फोरस पूछ लेते हैं, आयरन का लगभग सबको पता है, आयोडीन पूछ लेते हैं। आयोडीन 20 mg खाओ, ठीक है जी। या तो समुद्र की मछलियां, नहीं तो सीधा सीधा ध्यान रखना, आजकल नमक आता है, टाटा सॉल्ट, आयोडाइज्ड नमक आता है, ये देखा आयोडाइज सॉल्ट। और किसमें मिलेगा, सी फूड में मिलेगा। सी फूड में क्यों मिलेगा, और सी फिश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समुद्र, आपको नमक समुद्र में से मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चलो जी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। अगर आयोडीन की कमी है तो उसको क्या, घोगा घेगा हो जाता है। घेगा क्या होता है, इधर गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, वो उसके अंदर से स्त्राव होगा, वो स्त्राव होगा तो फूल जाएगा। लेडीज में जनरली मिलती है बीमारी। कोई लड़का बहुत ज्यादा मोटा होगा तो थायराइड के दो प्रकार होते हैं, एक वो जो फुला देगा, एक वो जो सुखा देगा, ठीक है ना। जो लड़का लड़की बहुत घना खाओ, खपत बहुत हो है लेकिन उनके शरीर पर लागता नहीं दिखता, थायराइड की प्रॉब्लम। जो खाते थोड़ा है लेकिन पिचक्के नहीं देते, फूलते फूलते रहते, क्या है, थायराइड है उनको। कौन सा, उनको वेट बढ़ाने वाला। ठीक हो गया, आयोडीन संभालता है इसको। चलो जी, मैग्नीशियम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में खाना भैया, किससे मिलेगा, वेजिटेबल से मिलेगा। किस लिए होता है, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम के लिए। जिंक सेम स्मॉल क्वांटिटी, लीवर एंड फिश से मिलेगा भैया, ठीक है जी। फॉर इंसुलिन फंक्शनिंग, कॉपर, तांबा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मीट, फिश, लिवर एंड ग्रेन्स, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बोन्स एंड एज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है जी। कोबाल्ट वेरी स्मॉल क्वांटिटी में खाइए, ठीक है जी। मीट, फिश एंड वाटर से मिलता है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ आरबीसी एंड विटामिन B12, ठीक है जी। कोबाल्ट, कॉपर, जिंक एसेट्रा नहीं पूछते हैं, गणे से गणा मैग्नीशियम पूछ लेते हैं, ठीक है जी। आयोडीन पूछ लिया, आयरन इसलिए नहीं लगवा रहा हूं क्योंकि आयरन का लगभग सबको पता है, ठीक है जी। फास्फोरस, कैल्शियम भी लगभग लगभग सबको पता है, पोटेशियम और सोडियम डन रहेगा। चलो आगे आ जाओ, इंपॉर्टेंट मिनरल हो गए, चलो जी आओ जी। प्रोटोजोआ क्या होता है, हाँ यूनिसेलुलर होता है। किस में पढ़ा था, बायोलॉजी के किस कंसेप्ट में पढ़ा था, कैटेगरी में, बायोलॉजी की कैटेगरी बेसिकली फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है जी। उसमें 5 कैटेगरी बांटी थी। पहला विजुअलाइज कर सकते, कोई टेंशन नहीं, देख के बताओ। उसमें सिंगुलर सेल होते थे, माइक्रोबायोलॉजिकल वर्ल्ड होता था वो, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है मोनेरा, मोनेरा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा, ये प्रोटोजोआ से प्रोटिस्टा याद करवा था, ठीक है जी। प्रोटोजोआ वो वाले जीव होते हैं जो कैटेगरी नंबर 3 में नहीं आते, 4 में नहीं आते, 5 में नहीं आते। 3 में क्या है, प्लांटिया है, सॉरी फंगाई है, सॉरी। चौथे में प्लांटिया है, ठीक है जी। और एनिमेलिया किसमें है, 5वें में, ठीक हो गया। अगर ये दूसरी कैटेगरी नहीं बनाते
तो ध्यान रखना प्रोटोजोआ को आपको लास्ट कैटेगरी में डालना पड़ता है, एनिमेलिया में डालना पड़ता है। ठीक हो गया। प्रोटोजोआ जीव रहता है, ठीक है जी। देखो इससे क्या क्या होता है, मलेरिया, पैरोरिया, स्लीपिंग सिकनेस, डायरिया और काला आजार, काला बुखार, ठीक है ना। आजार मतलब ज्वर। चलो, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा, मलेरिया से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, आरबीसी एंड लीवर। अगर खून के ऊपर असर आया तो ध्यान रखना लीवर अपने आप बैठेगा, ठीक है जी। पैरासाइट का नाम क्या है, प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है जी। कैरियर क्या है, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है जी। सिम्टम क्या है, फीवर आएगा कप कपी के साथ, बड़ा गंदा बुखार होता है भाई साहब, ठीक है जी। पूरी रात गर्मी में। पायोरिया, ठीक है जी। पायरिया का मतलब क्या है, पायरिया, ठीक है जी। पायरिया में क्या होता है, ये जो आपके मसूड़े हैं, गम्स हैं, इसमें से खून निकलने लग जाता है, मैं बोल लगे, खून निकलने लग जाता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं पायरिया, ठीक है जी। पैरासाइट का नाम क्या है, एंटामोइबा जिंजिविल्स, ये देख लेना, ठीक है। जी फॉर गम्स, जी फॉर ये जिंगी जिंगी जो भी है, ठीक है जी। इसका कुछ नहीं पता कैरियर क्या है इसका, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, ठीक है जी। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसा बुखार भी होता है जो ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है जी। और इसका पैरासाइट का नाम है ट्राइपेनोसोमा, ठीक है जी। और कैरियर क्या है, ये एक मक्खी होती है, फ्लाई, जिसका नाम है सी फ्लाई, टी साइलेंट, ध्यान रखना, ठीक है। ये जापान की तरफ ज्यादा, चाइना और कोरिया की तरफ ज्यादा पाया जाता है। फीवर विद सीवियर स्लीप, ठीक है जी। डायरिया, दस्त, कौन सा एरिया अफेक्ट होगा, ऑफ कोर्स इंटेस्टाइन। पैरासाइट का नाम क्या है, एंटामोइबा हिस्टोलिक्टा, जो भी है ये, ठीक है जी। नहीं पता इसका कैरियर कौन सा है। म्यूकस एंड डायरिया विद ब्लड, म्यूकस पस, है ना। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जब किसी को डायरिया होता है, दस्त वगैरह लगती है, तो भैया एक तो पतला पानी लगता है, उसके अंदर म्यूकस होता है, ठीक हो गया ना। म्यूकस पस समझते हो, ठीक है। बस काला आजार, ये किस पे, भाई साहब ये तो बोन मैरो पे इफेक्ट करता है सीधा, ठीक है जी। लेसमेनिया डोनावानी, ठीक है जी। क्या है ये, सैंड फ्लाइज, मक्खी है ये, ठीक है जी। और ये कहां पाया जाता है, बेसिकली जो भी रेगिस्तानी एरिया है ये वहां पाई जाती है, ठीक है जी। क्या होता है इसके अंदर, बहुत तेज बुखार होता है, ठीक है। ये पैरासाइट्स का है, शायद मैं प्रोटोजोआ का अलग करवा दिए, पैरासाइट का करना था यहाँ पे, मैं इसको ठीक करके डालूंगा। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया वाला, हेडिंग पे ध्यान मत देना, बैक्टीरिया करना जरा। आओ जी, डिजीज कर लो जो बैक्टीरिया से फैलती है, ये एक जरूर पूछेंगे, ये ध्यान रखना। प्रोटोजोआ वाली, ठीक है जी, पैरासाइट वाली और ये बैक्टीरिया वाली, एक एक बीमारी, या फिर इनमें से एक पूछ सकते हैं। भैया टेटनस, इंजेक्शन लगवाया होगा पक्का जीवन में टेटनस, ठीक है जी। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, नर्व सिस्टम, ठीक है जी। बैक्टीरिया का क्या नाम है, टेटानी, सिंपल, ठीक है जी। सिम्टम क्या रहता है इसके अंदर, हाई फीवर रहता है, स्पॉजम आते हैं, झटके आते हैं बॉडी में, ठीक है जी। क्लोजिंग ऑफ द जॉज, और जाड़ी भिज जाती है, दौरे पड़ना, स्पॉजम भी बेसिकली एक प्रकार का दौरा ही होता है, ठीक है जी। चलो, कोलरा, अफेक्टेड ऑर्गन इंटेस्टाइन, बैक्टीरिया का क्या नाम है, वाइब्रियो कोलरा, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस स्टूल, ठीक है, लगातार पोटी आती है और वोमिटिंग होती है, उल्टी दस्त लगना। टाइफॉइड, इंटेस्टाइन, ठीक है जी, इसका भी नाम टाइफोइया है, टाइफोइया, हाई फीवर और प्लस हेडेक। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, लंग्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है जी। माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, सीधा सिंपल, टीबी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरिया, ठीक है ना। माइको को कफ के लिए, टीबी कफ में होती है ना, खांसी होती है ना टीबी के अंदर, माइको बैक्टीरियम याद कर लेना।
ठीक है जी, रिपीटेड कफिंग होती है, लगातार खांसी होती है। डिप्थीरिया रेस्पिरेटरी ट्यूब पे असर करता है, ठीक है जी। देखो जितने भी ये बेसिकली बैक्टीरिया देखोगे बीमारियों से जुड़ते हुए, मिलते जुलते नाम इनके, ठीक है ना, टेटनस टेटानी, टाइफॉइड टाइफोया, ठीक है जी, डिप्थीरिया, और ये कौन सा आ गया, प्लेग आ गया, ठीक है ना। डिप्थीरिया का पढ़ लो पहले। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन एंड सफोकेशन, प्लेग लंग्स पे इफेक्ट डालता है, ठीक है जी। आओ जी, पेस्टेयुरेला पेस्टीज, ठीक है जी। ये पेस्ट क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल क्या होता है, पेस्ट के अंदर चूहे भी आते हैं, ठीक है ना। तो पेस्टिया, ध्यान रखना, ये चूहे के ऊपर पलने वाला एक पिस्सू होता है जिसके अंदर प्लेग के कीटाणु होते हैं, ये चूहों में जाते हैं और चूहों से फिर मनुष्य में जाते हैं, ठीक है ना। तो पेस्टीज, पेस्ट से याद कर लेना इसको। पेस्ट कंट्रोल के अंदर सबसे पहले, मान लो विदेशों के अंदर जहां फार्म्स के अंदर चूहे वगैरह हो जाते हैं तो पेस्ट कंट्रोल को बुलाते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल का मेन काम क्या है, दीमक मारना, वहां पे चूहे मारने का काम करते हैं। वेरी हाई फीवर, मस्कुलर इरप्शंस ऑन द बॉडी, ठीक है जी। चलो, वूपिंग कफ, ठीक है ना, भर के कफ आते ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर असर डालता है, ठीक है जी। होमोफिलिस पेरुसिस, कॉन्टिन्यूस कफिंग चलती है भैया इससे। निमोनिया लंग्स पे असर डालता है, ध्यान रखो पी से है ये, ठीक है ना। निमोनिया लंग्स पे असर डालता है। और सेम है पेन्यूमिनियक जो भी है ये, ठीक है जी। हाई फीवर और लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। लेप्रोसी, कोड नर्वस सिस्टम और स्किन के ऊपर फर्क डालता है। कोड तो शरीर के ऊपर ही दिखता है बेसिकली, ठीक है ना। इसका नाम भी वही है, लेप्रिया नाम है इसका, ठीक है जी। स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी के ऊपर और नर्व्स अफेक्टेड हो जाती है सारी की सारी, ठीक है जी। गोनरिया यूरिनरी पाथ के ऊपर फर्क वो डालता है भैया, इफेक्ट डालता है, ठीक है जी। सेम नाम है गोनोरिया, ठीक है जी। ये स्वेलिंग है, स्पेलिंग गलती लिख दिया है, ठीक है ना। स्वेलिंग ऑफ यूरिनरी पाथ, ठीक है जी, सूज जाता है, ठीक है जी। और साइफिलिस, सिफिलिस यूरिनरी पाथ के ऊपर ही असर डालता है, ठीक है जी। सेम पैलिडियम और वॉन्स हो जाते हैं यूरिनरी पाथ में। गोनरेया, गोनरेया के अंदर तो क्या होता है, ये गुदा द्वार जो है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और सिफिलिस के अंदर, ठीक है जी, पाइल्स है बेसिकली, ध्यान रखना। बवासीर, पाइल्स, ठीक हो गया। पाइल्स की स्पेलिंग इस हिसाब से जाती है। यहाँ घाव हो जाते हैं गुदा द्वार के अंदर, तो स्टूल के साथ साथ में वो भी आता है, ब्लड भी आता है। देखो जी भैया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, मेन मेन देख लो, टेटनस, कोलरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, गोनरा और पाइल्स। याद करने का सिंपल एक तरीका है, इनके जो वायरस का नाम है वो मिलता जुलता मिलेगा बीमारी से ही, ठीक हो गया। और ये क्या है, ये बैक्टीरिया से, ये देखो 11 बीमारियां क्या ये बैक्टीरिया से होती हैं। और ये था अपना पैरासाइट से जन्मी हुई बीमारियां, ये कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। पैरासाइट क्या होता है, ये बेसिकली अपने जीने के लिए दूसरे के शरीर का सहारा ले लेता है, ठीक है ना, हमेशा दूसरों के शरीर पर पड़ता है, यस। और अगर वो खाना पानी खाना बंद कर दे जो होस्ट है इसका, ठीक है जी, तो उसको सारे को खा पी के खत्म कर देता है और अपना किसी दूसरे के ऊपर जा चिपकता है। इस कंसेप्ट के ऊपर हॉलीवुड में बहुत भयानक भयानक हॉरर मूवीज बनी है। कोरियन, कोरियन पैरासाइट अच्छी है, बट वो सिंबॉलिक पैरासाइट्स है, वो एक अमीर के घर में सारी की सारी फैमिली रहने लग जाती है। हाँ, ऐसी साउथ इंडिया में मूवी बनी है, वो बोलते हैं कि उन्होंने कंसेप्ट हमारा चुराया। लो जी, डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अबे यार ये पता नहीं, मैंने ये हेडिंग चेंज नहीं करी इनकी ना। ये है भैया वैक्सीन बता रहे हैं और नेम ऑफ द डिजीज।
डीटीपी का इंजेक्शन किस लिए लगता है? डिप्थीरिया के लिए और टेटनस के लिए। व्हाइट कलर का बड़ा सुंदर सा, बड़ा क्या मतलब बिल्कुल बड़ा बड़ा सुंदर सा लिक्विड सा दिखाई देता है उसके अंदर, इंजेक्शन के अंदर बड़ा थोड़ा सा लगता है। आर गिवन टू चिल्ड्रन अप टू 1 ईयर ओल्ड, ठीक है जी। फिर ओपीवी पोलियो, ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है जी, जो बच्चों को दी जाती है 2 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को। बीसीजी के टिक्के, ये बैसिलस कॉम, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस टीबी गिवन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम 1 से 4 मंथ। जब बच्चा पैदा होगा तो बीसीजी का टिक्का लगेगा, ठीक है जी। ये पहला टिक्का लगेगा जब उसको जो पहले 4 महीने में लगता है, जिसमें बच्चे को बुखार होता है, उसको स्वेलिंग आती है और बड़ा तेज बुखार होता है। ये प्रोटोजोआ हटाया नहीं मैंने, वैक्सीन हो गया, चलो जी इस पे प्रोटोजोआ ही मिलेगा। चलो इस पे तो वायरस। एक बीमारी पक्का पूछी जाएगी, एड्स, ठीक है जी। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा? डिफेंसिव सिस्टम, यानी डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। और कौन सा? लिम्फोसाइटिस बोलते हैं इसको। लिम्फ, लिम्फ क्यों आया नाम? डब्ल्यूबीसी के साथ लिम्फ का नाम क्यों आया? यस, एक्चुअली इन्हीं को ही, लिम्फ के अंदर जो कणिकाएं पाई जाती है उन्हीं को ही डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। वायरस का नाम क्या है? एचआईवी, ठीक हो गया जी। सिम्टम्स क्या है? द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी बिकम्स वीक। उसके बाद डेंगू फीवर, ठीक है जी। अगर आप किसी डॉक्टर के मुंह से सुनोगे तो वो डेंगू नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? डेंगी, ठीक है जी। सारी की सारी बॉडी और पर्टिकुलरली सर, आंख और जॉइंट्स दुखते हैं भैया, इसमें अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है जी। ये क्या होते हैं? ये बिलियंस ऑफ वायरसेस होते हैं, करोड़ों खरबों वायरसेस होते हैं, एक साथ अटैक कर देते हैं। सिम्टम क्या है? पेन रहेगा आंख में, मसल्स में और स्पेशली सर में और जॉइंट्स के अंदर। डन। पोलियो, थ्रोट, बैकबोन और नर्व सिस्टम पे डालता है भैया अपना असर, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं? पोलियो वायरस, ठीक है जी, बढ़िया है। डेंगू वायरस, इसका भी नाम सेम है, पोलियो वायरस। फीवर, बॉडी पेन, बैकबोन और इंटेस्टाइनल सेल्स आर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, इस कारण से वो टेढ़े हो जाते हैं, पोलियो वाले। इन्फ्लुएंजा, फ्लू होता है ये, ठीक है जी, सारी की सारी बॉडी इफेक्ट होती है इससे। ये मिक्सो वायरस होता है, ठीक है जी, कई सारे वायरस होते हैं कहने का मतलब। सफोकेशन होती है इसके अंदर, छींक बहुत आती है और रेस्टलेसनेस हो जाती है इसके अंदर। चिकन पॉक्स, चेचक, सारी की सारी बॉडी इफेक्ट होती है। वेरियोया वायरस होता है चिकन पॉक्स का, ठीक है जी। हाई फीवर रहता है, रेडिश इरप्शन हो जाती है, लाल चकत्ते बन जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। स्मॉल पॉक्स, अगेन पूरी पूरी बॉडी। ऊपर है वेरियोया, नीचे है वेरिसेला वायरस, ठीक है ना, ठीक है ना। सेला मतलब छोटा छोटा बच्चा, चाइल्ड, सेला वायरस, ठीक है जी। ओरिया घड़ाएं, ठीक है जी। लाइट फीवर, हल्का फीवर रहता है। इरप्शन ऑफ बाइल ऑन द बॉडी, ठीक है ना, फुंसियां बन जाती हैं। गोइटर, वही घोगा, घेगा, घोगा तो पशु जानवर होता है, घेगा। पैरा थायरॉयड ग्लैंड है अफेक्टेड जो होती है, ये गले के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है जी। वायरस का नाम नहीं है। डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ विद अ फीवर। चलो जी, मीजल, सारी की सारी बॉडी इफेक्ट होती है। मोरबिली वायरस, एम फॉर मीजल, एम फॉर वायरस का नाम मोरबिली वायरस, ठीक है जी। रेडिश इरप्शन हो जाती है पूरी की पूरी बॉडी पर, लाल लाल निशान हो जाते हैं। ट्रैकोमा, आईज पर, ये अभी पिछले ये जो गर्मियां निकली है ना, ठीक है जी, ये बहुत रोहतक में बहुत फैला था भैया, आईज में होता है। वायरस का नाम नहीं पता। रेड आईज हो जाती है और पेन रहता है आईज के अंदर, ठीक है जी। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है जी, और जॉइंडिस, लीवर पे असर डालते हैं दोनों के दोनों, ठीक है जी। वायरस का नाम नहीं पता है। येलो कलर का यूरिन निकलता है और आंख और स्किन जो है वो येलो हो जाती है। जॉइंडिस पीलिया,
ठीक है जी, सिंपल रहेगा। जॉइंटिस को हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। रेबीज एवरीबॉडी नोज, ये तो पूरे नर्व सिस्टम पे फर्क डाल देता है। रेबीज वायरस हो गया, द पेशेंट बिकम्स मैड विद ए सीवियर हेडेक एंड हाई फीवर, मर जाता है 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है ना। ये मेनिंजाइटिस क्या है, ब्रेन के ऊपर असर डालता है। ठीक है जी, वायरस का कोई पता नहीं है, हाई फीवर रहता है इसके अंदर। हर्पीज स्किन के ऊपर फर्क डालता है, वायरस का नाम ही हर्पीज है। स्वेलिंग हो जाती है स्किन में, स्किन में स्वेलिंग हो जाएगी, नीचे नीचे मसल में स्वेलिंग नहीं है। ठीक है ना। डन। देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट अगेन, एड्स, डेंगू, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, गोइटर, मीजल, हेपेटाइटिस, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हर्पीज। ठीक है, इसमें भी वायरस हैं, इनके नाम भी लगभग लगभग बीमारी से मिलते हैं, इजी हो जाएगा। पैरासाइट का ही गड़बड़ था। प्रोटोजोआ का नहीं मिला ना। अच्छा है, वो प्रोटोजोआ था। ठीक है जी, आओ जी भैया, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है ना। ये एनाटोमी, एंटोलॉजी, जितनी लॉजियां है ना, इनके बारे में एक सवाल जरूर पूछता है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है बायोलॉजी। ठीक है जी। डन। मैंने टोटल करी है इसके अंदर 67। ठीक है, बहुत सारी थी। चलो मेन मेन आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। देखो जी, नंबर 1 एनाटोमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, थोड़ा सा इंग्लिश का रहेगा इसके अंदर, थोड़ा सा इंग्लिश का वोकेबलरी का ज्ञान कर लेना, बेसिक इंग्लिश का ज्ञान कर लेना, ये चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। एग्रोलॉजी सोयल साइंस है, डीलिंग स्पेशली विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है ना। ऐसे ही एग्रोस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ क्राइसिस, एग्रोस्टोलॉजी है, ठीक है ना, क्राइसिस की है। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ठीक हो गया जी। एपिकल्चर, रीरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। चलो जी। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोलॉजी, ठीक है जी, एंजियोग्राफी करते होते हैं बेसिकली, स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, नसों की, और इंक्लूडिंग आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स अपने को पता चल चुकी है। ठीक है ना। चलो जी, ये ध्यान रखो, अगर किसी का कोई रिश्तेदार या फिर आसपास में सुना होगा एंजियोग्राफी करवाई है, ठीक है ना। एंजियोग्राफी के अंदर क्या करते हैं बेसिकली, ये यहाँ से चीरा लगा के हाथ में या फिर पैर में चीरा लगा के वहां पे एक तार डाल देते हैं अंदर। ठीक है जी, वो डाल के आर्टरी के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, वहां अंदर पहुंचकर क्या पता लगाते हैं कहां पर प्रोटीन है। ठीक है ना, एंजियोग्राफी बोलते हैं। बट ध्यान रखना, एंजियोग्राफी का हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, ब्लड वेसल से, आर्टरीज और वेन्स से लेना देना। ठीक हो गया। चलो, इनकी स्टडी को बोलते हैं बायोमेट्रिक्स, स्टैटिकल्स एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बैक्टीरियोलॉजी, ऑफ कोर्स नाम से याद हो जाएगा। ठीक हो गया। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। क्रायोबायोलॉजी, ठीक है जी, इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रिजर्वेशन। याद कर लो भाई, क्रायोबायोलॉजी में उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे करके देखते हैं कि वो क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। कार्डियो, हार्ट से रिलेटेड होता है कार्डियो। ठीक है ना। याद कर लो, आज के बाद कोई भी हार्ट अटैक नहीं बोलेगा, कार्डियक अरेस्ट बोलेगा। ठीक हो गया। डेमोग्राफी, अगेन आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, इस वजह से मैंने ये वर्ड उठा लिया। डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो याद रखो, डेमोग्राफी क्या है, इसके अंदर स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की। ठीक है ना, रोहिंग्या आ गए भैया, डेमोग्राफी चेंज होगी। ठीक है ना। आओ जी,
डर्मेटोलॉजी, ठीक है ना, या स्टडी ऑफ स्किन। जब पीजीआई जाओगे, ये पीजीआई में क्या है, ओपीडी, डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा का डॉक्टर। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, काउंटिंग एंड एनालिसिंग एनुअल ग्रोथ ऑफ रिंग्स ऑफ ट्रीज टू नो इट्स एज। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये एविडेंस के हिसाब से भी यूज होता है। बेसिकली क्या करते हैं, लेट से कोई पेज है ना, पेज नहीं, लेट से कोई ट्री है, ठीक है जी, इसकी एज पता करनी है, ठीक है, तो क्या करते हैं, बेसिकली इसके तने को काट, अगर इसके तने को काट दे बीच में से, ये देखो जी, ये इसका तना है, ठीक है ना, तो ये देखो इसके अंदर रिंग्स मिलेंगी, ठीक है ना, पता हो ना, रिंग मिलती है ऐसे, जिसको सनमाइका का डिजाइन समझते हैं लोग, ये असल में उसकी एज बताता है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। हाँ, पर पेड़ को कटना पड़ता है इसमें। इकोलॉजी, अगेन पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन लिखवाई थी इकोलॉजी की, उस दिन शायद आप ही थे अकेले, उस दिन अकेले, चलो कोई नहीं, कर लो। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है जी, एम्ब्रायो या फिर एम्ब्रियो क्या होता है, एग को बोलते हैं, जो फीमेल एग होता है। स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, ठीक है जी। अंडा कौन बनाता है, फीमेल का शरीर बनाता है, मेल का शरीर स्पर्म बनाता है। यूजेनिक्स, स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। कहां गया, हाँ ये है, हाँ। एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। एथोलॉजी, एक आएगा इसमें से, ध्यान रखना, ये मिलते जुलते से सारे के सारे। एथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। ईटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एक्सोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। फ्लोरिकल्चर, एवरीबॉडी नोज, फूलों की खेती, ठीक है जी। फर्मेंटेशन, कई बार क्या है कि बेसिकली इसकी लैंग्वेज पूछ लेते हैं, ये क्या है, प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन, कहां गया, हाँ, प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। फर्मेंटेशन, चीज का उगजना। जब शराब बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो के अंदर एंजाइम छोड़ देते हैं, यीस्ट छोड़ देते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। अब वो क्या है, वो उसका विघटन कर देता है, फर्मेंट कर देगा उस जो को। वो फर्मेंट होने से क्या होगा, क्या निकलेगा, एल्कोहल। कैसा, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, ये देखी कोई दारू की बाटली देखी, कोई खंबा शंबा देखा है, देखा होगा, ठीक है जी, आजकल के तो बच्चे देख लेते हैं, ठीक है जी, सही। तो ये आप खास तौर से देखोगे, कितने परसेंट तक होता है एल्कोहल उसमें, 42.7 समथिंग समथिंग, 43, 44, इसके ऊपर जितना है, ठीक है ना, डन। ये इथाइल एल्कोहल इतना खतरनाक होता है, अगर आपने प्योर ने पी लिया, ये देसी शराब नहीं बनाते, ये जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। ये बेसिकली इसलिए मरते हैं क्योंकि वो बिल्कुल प्योर इथाइल एल्कोहल कटक लेते हैं, वो तो भाप बना देगा अंदर जाते तो सब, ठीक है जी। चलो, ये किस में है, कहां गया, हाँ, फर्मेंटेशन में। आओ जी, जेनेटिक्स सबको पता है, स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। ये है जीरोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग, ठीक है जी। गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजी, स्टडी ऑफ कैनल एंड स्टोमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसऑर्डर। गैस वहीं बनती है, याद कर लेना सब।
ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। होम्योथर्मिक एनिमल्स हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, उसको सिर्फ ऑप्शन डालना है एक, होम्योपैथी मेडिसिन की स्टडी। ध्यान रखना, कोई स्टडी नहीं है आज तक ये पता नहीं चला है कि होम्योपैथी की जो दवाई होती है वो ह्यूमन शरीर के ऊपर असर कैसे करती है। कहां पर इजाद हुई इसकी? जर्मनी में। और ये सबसे ज्यादा कहां पर पीटी जाती है, पेली जाती है, मतलब होम्योपैथी सबसे ज्यादा कहां यूज होती है? हमारे देश में। ठीक हो गया? तो कोई होम्योथोलॉजी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अगर सीधा सिंपल आएगा होम्योथर्मिक, सिंपल हो गया। चलो जी, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हाइड्रोफोनिक्स ये पढ़ चुके हैं पहले। हाइड्रोफोनिक के अंदर क्या था? इसके अंदर स्टडी होएगी किसकी? स्टडी ऑफ ग्रूमिंग प्लांट विदाउट सोयल इन वाटर। आजकल ये हाइड्रोफोनिक्स के टावर्स भी आने लगे हैं। लोग जो फ्लैट्स वगैरह पे रहते हैं, ठीक है ना, वो आपने देखा होगा शॉर्ट्स वगैरह में भी होते हैं, ये इस तरीके के टावर होते हैं। प्लास्टिक का नीचे टब होता है, उसके अंदर पानी रहता है और एक टावर यूं लगा देते हैं प्लास्टिक का, और उसके अंदर पॉकेट्स होती हैं। उसके अंदर क्या है, ये खास तौर से पौधे जो वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, पौधे लगा देते हैं और पानी का उसमें सुविधा देने लग जाते हैं। उसी पानी के अंदर ही सारे के सारे मिनरल्स होते हैं। अब वो क्या है, पानी के थ्रू पौधा मिनरल लेगा, ठीक है, जो उसके ऊपर फसल लगाते हैं। लोग अपने टेरिस के ऊपर बाग लगा लेते हैं आजकल, पूरी सब्जी सब कुछ वहीं लगा रहे हैं। सर्च करना, बड़ा मजा आएगा देखते हुए तुमको। स्टडी ऑफ ग्रूमिंग प्लांट विदाउट सोयल इन वाटर विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। हेमेटोलॉजी बताओ जी, जब हीमो आ गया है इसमें, हाइमो आ गया है, बताओ किस चीज से रिलेटेड होगी? ब्लड से रिलेटेड होगी। स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है जी। हेप्टोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर, हाइमो से जुड़ा हुआ हेप्टो, ठीक है जी। ये है जी लेचिथियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस। कैलोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। मोर्फोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोग्राफी, ठीक है जी, ये ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर्स, याद हो जाएगा ये, ठीक है जी। माइकोलॉजी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंगाई की स्टडी, ठीक है। माइरेमिकोलॉजी स्टडी ऑफ एंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। नैनो टेक्नोलॉजी सबको पता है लेकिन फिर भी लैंग्वेज के लिए, साइंस ऑफ वेरी स्मॉल, बस जो सबसे ज्यादा स्मॉल चीजें उनकी साइंस को नैनो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, ठीक है जी। ये मेडिकल में या फिर बायोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं? नैनो, बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं साइंटिस्ट, ठीक है ना, और नैनो नैनो टेक्नोलॉजी से रोबोट्स बना रहे हैं, वो सीधा नसों के अंदर चले जाते हैं। आगे आने वाले समय में हार्ट अटैक को रोकने के लिए या फिर वेन्स के अंदर ये जो हो जाता है, कुछ नहीं करना, कैप्सूल खाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब वो क्या है, छोटे छोटे रोबोट छोड़ देगा, सारे शरीर में जाके अपना वो काम कर देगा। अभी रिसेंटली एक वो न्यूज देखी थी, उसमें उसमें क्या था, एक छोटा सा रोबोट छोड़ दिया, उसको क्या है, बाहर मैग्नेट से कंट्रोल कर रहे थे और वो चल रहा था, टिक 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 करके चल रहा था। डन हो गया? अरे अभी तो रहती है। नियोनेटोलॉजी मेडिकल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। नेफ्रोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ किडनीज। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओडेंटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स। आप दिल्ली, गुड़गांव एक्सेट्रा बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो कोई भी डेंटिस्ट नहीं लिखता, क्या लिखते हैं? ओडेंट्रोलॉजिस्ट, ठीक है जी। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। ऑर्निथोलॉजी बहुत बार पूछा गया, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत बार पूछा गया, स्टडी ऑफ आईज। पैरासाइट everybody knows, an organism that depends on the other living organism for their food. पिगमेंट, पिगमेंट सब्सटेंस होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है सर्टेन वेवलेंथ, ठीक है ना। जुगनू देखा है ना सबने, उसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं,
हर नेचुरल चमकती हुई चीज के अंदर पिगमेंट मिलेगा। पेलियोएंटोलॉजी, पेल एंटोलॉजी है बेसिकली, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। फिजियोलॉजी सिर्फ लैंग्वेज के लिए, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। पैथोलॉजी, पैथ लैब्स सुना है ना, ठीक है ना। तो किस चीज की स्टडी होती है? स्टडी ऑफ डिजीज, इफेक्ट, कॉजिंग एजेंट कौन कौन से और ट्रांसमिशन कैसे होता है, लैब में होता है ना टेस्ट वगैरह। पैथ पैथ लैब्स बोलते हैं, नरुला पैथ लैब। और आजकल ये कौन सी है ये जो टेस्ट कर, यस लाल पैथ लैब, यस याद कर लेना पैथोलॉजी। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड यील्डिंग ऑफ द सेम। ये पता नहीं, इसको साइकोलॉजी नहीं बोलना चाहिए, इसको ये देख लेना, ये एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज लिखी हुई, सेम स्पेलिंग लिखी हुई है। ये पाइकोलॉजी बोल देता हूँ इसको, ठीक है जी। हाँ, इसको पाइकोलॉजी बोल देता हूँ, या फिर फाइकोलॉजी बोलूँ मैं इसको, ठीक है ना। फाइकोलॉजी कहना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एल्गई से रिलेटेड है, ठीक है ना। फाई काई कहना। चलो जी। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स का ही काम करती हैं। रेडियोलॉजी, जो भैया एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पीटी एक्सेट्रा बस हुई। अगेन इंपॉर्टेंट। रिनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, श्वास से जुड़े हुए सारे के सारे ऑर्गन्स, उनकी स्टडी। सोनोग्राफी, स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ठीक है जी। श्योरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स। सेरोलॉजी, स्टडी ऑफ सीरम। स्फिग्मोलॉजी, स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टेरियल प्रेशर। टेलीपैथी, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और आइडियाज फ्रॉम वन माइंड टू अनदर, ठीक है जी। वेटनरी, सबको पता है, पढ़ लो। हेल्थ केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। होल्स्टीन, ये है फ्रांसियन, ठीक है जी। नॉन इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ काउ होती है। काउ का जिक्र था तो भाई सरकार थोड़ी सी, बट पूछेंगे नहीं। विटिकल्चर आ चुका है, अंगूर की कृषि विटिकल्चर बोली जाती है। ओलरीकल्चर, साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, डील विद कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट फूड, ठीक है जी। जो नॉन वुड प्लांट रहते हैं, ठीक है जी, जिसके वो वाले पौधे जिसके अंदर लकड़ी नहीं मिलती, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा प्लांट खाया जाता है। नहीं नहीं, लकड़ी तो उसके अंदर की, पूरा का पूरा प्लांट खा लिया जाता है। सोचो, पालक, धनिया, ठीक हो गया ना, ये सिंपल हो गया। इसको सारे के सारे को निपटा लेना, ठीक है ना। ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं मैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। अगर मेरे से पूछोगे सारे, ठीक है, एक आधा कोई छोड़ देना, ठीक है ना, बाकी सारे के सारे कर लेना। एक जरूर है इसमें से क्वेश्चन आते हैं इसमें, और कोई भी टेस्ट होता आते ही आते हैं। आज जितनी ये टेबल्स हमने करी है उसमें से आप ये लगाओ कि क्वेश्चन सारे कर लिए ना हमने, यहां से शुरू किया था हमने। मिनरल्स कर लिए, प्रोटोजोआ कर लिया, बैक्टीरिया कर लिया, वैक्सीन कर लिया, वायरस कर लिया, टर्म्स कर लिया, ठीक है, ठीक है जी। अभी 3 टॉपिक और हैं, मैं वो 3 टॉपिक डालूंगा, ठीक है जी। और कल जो है हम बायोलॉजी को निपटा रहे हैं कल, ठीक है। मंडे से आपकी जो जिसको मैथ मैथ कह रहे हैं, ठीक है जी, मंडे से आपकी वो क्लास शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। एक वो मैथ की क्लास लगेगी, ठीक है जी, वो लगभग आपका हफ्ते हफ्ते 1.5 हफ्ते के करीब चलेगा। हाँ, वही क्वांटिटी एप्टीट्यूड, वो सारा का सारा टॉपिक रहेगा, हफ्ता 10 दिन चलेगा वो आपका, ठीक हो गया, बढ़िया है। मैडम आएंगी, ठीक है जी। अगर आपको यूं है कि अगर थोड़ा सा कोऑपरेट कर लोगे तो अपना 6-7 दिन में, 1 हफ्ते में निपटा लो, ठीक है। डन हो गया, सिंपल। वो कर लो, मैडम की क्लास लगेगी, और प्लस जो है मैं अपनी वो वाला सारा का सारा केमिस्ट्री करवानी है मैंने अभी कंप्लीट, ठीक है जी, और वर्ल्ड जीके करवानी है, ठीक है जी। इधर से वो निपटा लेंगे, फिर अगेन अब से पेपर तक आपकी क्या है 2 ही क्लासेस रहेंगी, सीधा सिंपल, ठीक है जी। एक के अंदर 1 घंटे में मैं रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है जी, और 1 घंटे में बाकी बचाव पोर्शन निपटाएंगे, ठीक है जी, सही।
लूसेंट की एक किताब आती है, ठीक है जी, जो जिसके अंदर क्वेश्चन फॉर्म में लिखे गए, ठीक है, बड़ी सी किताब आएगी ऐसे, वो ले आना। खरीदनी है खरीद लेना, नहीं खरीदनी तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, उसकी कॉपी करवा लेना। सिंपल रहेगा, डन रहेगा। कॉपी करा लोगे तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, एक पेज पे दो आ जाते हैं आजकल। डन, वो करवा लेना और उसके ऊपर अपना स्टडी शुरू कर देंगे। आपके पास आपके नोट्स डेवलप हो चुके हैं, ठीक है जी, स्टैटिक के और करंट के हो चुके हैं, ठीक है ना। ये बस ये करंट को थोड़ा सा अपडेट करते रहना। अभी चानू ने वो जीता है, मेडल जीता है बिल्कुल रिसेंटली। अच्छा, डिप्टी गवर्नर चेंज हो चुका है आरबीआई का, चानू वेट लिफ्टर, ठीक है ना। हाँ, वो साउथ इंडियन लेडी है। चलो जी, सी यू टुमारो, सेम टाइम पे आ जाओ, ठीक है।